मैं डॉक्टर विजयश्री मल, महात्मा गांधी इंटर कॉलेज बृजमनगंज महाराजगंज द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की हमारी कक्षा है 10 विषय विज्ञान और अध्याय है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन में हम पिछली कक्षा में परावर्तन के नियम, गोलीय दर्पण में 2 प्रकार के दर्पण, अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण, और साथ ही अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, किन किन स्थितियों में प्रतिबिंब कहाँ कहाँ और कैसे बनेगा, इन सब को हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। और साथ ही हम उन तीनों नियमों को भी पढ़ चुके हैं जिनमें से किन्हीं 2 का प्रयोग करके हम दर्पणों द्वारा यानी अवतल या उत्तल दर्पण द्वारा या गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बना सकते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब तो आइए जानते हैं उत्तल दर्पण से किन किन स्थितियों में प्रतिबिंब कैसा और कहाँ बनेगा। हम उन्हीं तीनों नियमों में से किन्हीं 2 नियम का प्रयोग करके इसका हम पता लगा सकते हैं। तो आप जानते हैं उत्तल दर्पण में परावर्तक तल उभरा हुआ तल होता है और साथ ही हम पिछली कक्षाओं में देखे थे इसका फोकस और वक्रता केंद्र ये कहाँ होता है, दर्पण के पीछे होता है। और ये जो दर्पण का मध्य बिंदु होता है वो क्या कहलाता है, ध्रुव, और ये है हमारा मुख्य अक्ष। आप देखेंगे यहाँ पे 2 ही स्थितियाँ संभव हैं, या तो वस्तु अनंत पर हो और या अनंत और ध्रुव के बीच में हो। तो पहली स्थिति हम लेते हैं जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो। तो जब वस्तु अनंत पर होगा, तो जब वस्तु अनंत पर होगा तो वस्तु के अनंत पर होने की क्या शर्तें हैं। वस्तु को अनंत पर होने की शर्त ये है, या अनंत पर होने से तात्पर्य यह है कि उस वस्तु से जो अनंत पर है वहाँ से आने वाली प्रकाश किरणें क्या हैं, एक दूसरे के समांतर हैं। यहाँ देखेंगे 2 समांतर प्रकाश किरणें आ रही हैं, एक किधर की ओर जा रही है, फोकस की ओर जा रही है, और दूसरा कहाँ जा रही है, केंद्र पर जा रही है, वक्रता केंद्र पर। तो जो प्रकाश किरण फोकस की ओर जा रही है वह परावर्तन के बाद क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, और जो वक्रता केंद्र की ओर जा रही है वो क्या हो जाएगी, वो अपने ही मार्ग से वापस लौट जाएगी। तो जब इनको पीछे हम मिलाएंगे तो ये कहाँ मिल रही है, यहाँ पर। तो ये वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ, और वस्तु कहाँ है, अनंत पर है। तो आप देखेंगे कि जब वस्तु कहाँ है, अनंत पर है, तो अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें क्या हैं, एक दूसरे के समांतर हैं। और हमने 2 ऐसे प्रकाश किरणों को लिया है जिनमें से एक प्रकाश किरण फोकस की ओर जा रहा हो और दूसरा प्रकाश किरण कहाँ जा रहा हो, वक्रता केंद्र की ओर जा रहा हो। तो जब फोकस की ओर जाएगा तो परावर्तन के बाद वो क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के, यानी ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। और जो वक्रता केंद्र की ओर जाता है वहाँ क्या होता है कि वह अपने मार्ग से वापस लौट आता है। तो आप देखेंगे इन दोनों को पीछे मिलाए तो हमारा जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बना, यहाँ पर, और ये कौन सी स्थिति है, फोकस पर है। तो इसका मतलब क्या है कि जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। कैसा बनेगा, बहुत छोटा, और कैसा बनेगा, सीधा, और कैसा बनेगा, आभासी। यानी प्रतिबिंब फोकस पर छोटा, सीधा और आभासी। आभासी प्रतिबिंब का मतलब कि जो प्रकाश किरणें जहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती है, वास्तव में वहाँ मिल नहीं रही होती है। तो जहाँ मिलती हैं, अगर वास्तव में मिल रही हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब, जहाँ मिलती हुई प्रतीत हो रही है वहाँ पे क्या होगा, आभासी प्रतिबिंब होगा। चलिए अगली स्थिति क्या होगी, यह वस्तु अनंत पर ना होकर
कहाँ हो, ध्रुव और अनंत के बीच में हो। तो पुनः हम बनाते हैं एक उत्तल दर्पण। ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ हमने फोकस बना दिया और ये हमने बना दिया वक्रता केंद्र। और वस्तु को हमने कहाँ रख दिया, यहाँ पर। तो सीधा सा सबसे आसान है, एक सीधी किरण ले जाएंगे तो कैसे परावर्तित होगी, इसके अंदर तो जाएगी नहीं कि फोकस से परावर्तित हो, तो फोकस की ओर से आती हुई प्रतीत होगी। और दूसरा किरण हम किधर क्यों ले जाएंगे, फोकस की ओर, तो फोकस पर तो पहुँचेगी नहीं, तो ये क्या हो जाएगी, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और इन दोनों को बीच में जो हम मिलाएंगे तो ये कहीं ध्रुव और फोकस के बीच में मिलेंगी, तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ध्रुव और फोकस के बीच में। और कैसा बनेगा, छोटा, सीधा, आभासी। और कहाँ बनना है, ध्रुव और फोकस के बीच में। तो इन दोनों स्थितियों में अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमारा कैसा बनता है, छोटा, आभासी और ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है। तो आइए ये हमारी जो है अवतल दर्पण उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनने के नियम हो गए, और उनसे दोनों स्थितियों पे हमने प्रतिबिंब बना के देख लिया और ये बन कैसा रहा ये भी जान लिया। अब हम जानते हैं कि इन गोलीय दर्पणों के क्या उपयोग हैं। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, आप जानते हैं, अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है टार्च में। जैसे बिल्कुल ये टार्च देखेंगे तो टार्च के अंदर वाला जो चमकीला हिस्सा है, टार्च के अंदर जो चमकीला हिस्सा है, जिसे हम अगर ये टॉर्च जला दिया हमने तो ये टॉर्च को क्या करते हैं, फोकस करते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो चमकीला हिस्सा है उससे परावर्तित होकर ये लाइट हमारी एक जगह फोकस हो गई है। और अगर यही पीछे वाला नहीं रहता तो सिंपल यह एक बल्ब जल रहा है, ये प्रकाश जो है चारों ओर फैलाता है, और इसके पीछे अवतल दर्पण लगा हुआ है, उसकी वजह से ये अवतल दर्पण पे पड़ने वाले प्रकाश को एक जगह एकत्रित करके फोकस कर देता है, और तब हम चीज़ों को खोजने में या सर्च करने में बड़ी आसानी होती है। हम अवतल दर्पण जला के किसी भी चीज़ों को बड़े ध्यान से देख सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पे अवतल दर्पण जलाया है, टॉर्च जलाया है, और अवतल दर्पण से हमने इसे फोकस कर दिया, तो इससे हमें चीज़ें और अधिक स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। तो एक यहाँ पर ही है सर्च लाइट में, साथ ही जो है सेविंग में, अगर ऐसे जहाँ पे सेविंग होता है या जहाँ पार्लर होती है वहाँ पर हम मेकअप को और जूम करके देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। साथ ही दांत के जो डॉक्टर होते हैं वह दांतों का प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। फिर उत्तल दर्पण का प्रयोग क्या होता है, तो आप देखेंगे कि उत्तल दर्पण में क्या है, प्रतिबिंब बहुत छोटा बनता है। तो बहुत छोटा बनता है, इसका मतलब बहुत दूरी का, काफ़ी एरिया का, बहुत बड़े एरिया का प्रतिबिंब हम बहुत छोटे दूरी में बना सकते हैं। बिल्कुल यहाँ आप देख सकते हैं कि ये हमारा गाड़ी का जो शीशा है वो है। यहाँ पर हम देखेंगे हाथ दिखाएंगे तो हमारा हाथ इतना बड़ा है और इसमें प्रतिबिंब में बहुत छोटा दिख रहा है। तो इससे क्या होता है कि गाड़ी में जब ये दर्पण लगा रहता है, ये जो दर्पण हमारा गाड़ी में जो लगा है, इससे क्या होता है कि हम पीछे के बहुत बड़े एरिया को, बहुत बड़े क्षेत्र को देख सकते हैं। तो ये कारण है, इस कारण से उत्तल दर्पण का प्रयोग गाड़ियों में पीछे के दृश्यों को देखने में किया जाता है। तो ये हो गए हमारे गोलीय दर्पणों के उपयोग।
अब हम प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा और कितना बड़ा बनेगा, कितना छोटा बनेगा, इन सब को जानने के लिए और कैलकुलेशन करने के लिए हम जानते हैं, हमारे लिए जानना आवश्यक है चिन्ह परिपाटी, कि क्या हम साइन कन्वेंशन लेंगे, क्या चिन्ह लेंगे गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंबों को बनाने या खींचने के लिए। गोलीय दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी यानी साइन कन्वेंशन, ये हमारे गणितीय कैलकुलेशन में, मैथमेटिक्स के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसमें हम अवतल दर्पण ही बनाते हैं और बना लेते हैं हम मुख्य अक्ष और यहाँ पर है हमारा ध्रुव। तो जितनी भी दूरियां हैं वो कहाँ से नापी जाएंगी, ध्रुव अक्ष से और मुख्य अक्ष की सहायता से नापी जाएंगी। और आपतित किरण की दिशा क्या होगी, बाएं से दाएं की ओर। तो ये है आपतित किरण की दिशा। अब देखेंगे इस दर्पण से, ये आपतित किरण की दिशा होगी, इस दर्पण से यानी ध्रुव से अगर दाईं ओर जो नापी गई दूरी है वो क्या होगी, धनात्मक होगी। और इस ध्रुव से बाईं ओर मापी गई दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। ये हमारा मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर नापी गई दूरी इसे ऊंचाई कहेंगे। ऊपर की ओर जो नापेंगे ऊंचाई वो पॉजिटिव यानी धनात्मक, और नीचे की ओर मापी गई ऊंचाई या गहराई इसे कह सकते हैं, ये क्या होगी, नेगेटिव यानी ऋणात्मक होगी। इन चिन्हों का प्रयोग करेंगे, यानी ध्रुव से अगर हम दाईं ओर किसी वस्तु या प्रतिबिंब या फोकस की दूरी हम निकालेंगे तो धनात्मक, और इस ध्रुव से अगर बाईं ओर हमारा फोकस है, वस्तु है या प्रतिबिंब है या किसी चीज़ की दूरी नापेंगे तो वो ऋणात्मक। इस मुख्य अक्ष से ऊपर अगर दूरी नापेंगे तो धनात्मक, मुख्य अक्ष से नीचे की ओर दूरी नापेंगे तो ऋणात्मक। इसी साइन कन्वेंशन यानी चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करके हम आगे के कैलकुलेशन में इसका प्रयोग करते हैं। यानी जब हम दर्पण सूत्र निकाल लेते हैं यानी मिरर फार्मूला लेते हैं। इसको यहाँ आपको डेरिवेशन पढ़ना नहीं है, आप चाहें तो इसको देख भी सकते हैं। तो 1/v + 1/u = 1/f, ये क्या है, दर्पण सूत्र है। तो जब इसमें v लेंगे तो u क्या है, यहाँ पे ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, और v क्या है, v जो है प्रतिबिंब की दूरी, u जो है वो क्या है, वस्तु की दूरी, और f क्या है, फोकस दूरी। यानी अगर ये हमारा अवतल दर्पण है, इसकी फोकस यहाँ पर है, यहाँ पर मान लीजिए ये वस्तु है, तो ये वस्तु की दूरी ऋणात्मक नापी जाएगी। चलिए एक बार बनाकर ही हम दिखाते हैं।
फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, ये वस्तु है। तो यहाँ देखेंगे कि ये हमारा वस्तु है और ये है प्रतिबिंब। तो हम देखेंगे कि जो वस्तु की दूरी है उसे हम नापेंगे u से, यानी ये हो गया u। और जब हम इसको वैल्यू लेंगे तो इसे हम किसे लेंगे, नेगेटिव से। ये वस्तु हो, प्रतिबिंब हो गया। इसकी जो दूरी लेंगे वो क्या है, v। और यह भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। और ये जो फोकस दूरी है ये क्या है, f है। यहाँ पर यह भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ ध्रुव है और ध्रुव से ये सारे जो मेजरमेंट है, सारे जो दूरियाँ नापी गई है वो किधर की ओर है, बाईं ओर है। साथ ही ये वस्तु है, तो वस्तु की जब लंबाई नापनी होगी, हाइट, तो ये हमारा हो जाएगा पॉजिटिव। और ये प्रतिबिंब देखेंगे ध्रुव से मुख्य अक्ष से नीचे की ओर है, तो इसकी लंबाई अगर नापेंगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव। अगर ये प्रतिबिंब इधर की ओर बन रहा है तब हम ध्रुव से दूरी नापेंगे प्रतिबिंब की, तो वो आएगी पॉजिटिव, यानी वो धनात्मक होगी। और तब इन सारे दूरियों का वैल्यू यहाँ पे हम रख के, लेंस फार्मूले में रख के, हम अगर u, v और f में से किसी एक का मान हमें नहीं पता है तो हम उसको निकाल सकते हैं। अब इस अध्याय में एक टॉपिक रह गया है और वो है आवर्धन। यानी मैग्निफिकेशन। आवर्धन ये बताता है कि उस दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में कितना गुना बड़ा या कितना गुना छोटा है, यही हमारा आवर्धन बताता है। तो सिंपल सा, अगर कितना गुना बड़ा है या कितना गुना छोटा है, इसे निकालने के लिए हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि प्रतिबिंब की लंबाई क्या है और वस्तु की लंबाई क्या है। तो इसका सूत्र भी यही हो जाएगा, प्रतिबिंब की लंबाई, जिसे h डैश से जनरली लिखा जाता है सामान्यतया, और डिवाइडेड बाई वस्तु की लंबाई, ये हो जाएगा h। आवर्धन को मैग्निफिकेशन यानी m से लिखा जाता है और ये हो जाएगा h डैश अपान h। साथ ही यह माइनस v अपान u के भी बराबर होता है, जहाँ v क्या है, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या है, ध्रुव से वस्तु की दूरी है। तो आज की कक्षा में हम उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों को हमने बनाया और उसे देखा कि ये कितना बड़ा और कहाँ बन रहा है, कैसा बन रहा है। साथ ही इन दर्पणों के क्या उपयोग हैं, और चिन्ह पर पाटी के साथ हमने इन दो सूत्रों का अध्ययन किया। धन्यवाद।